अह, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक मूल्यों के बारे में। तो जब हम संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो आता है वो आता है संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? हम सबने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज एक बार रीड करते हैं और हम देखेंगे कि हमारे संविधान के जो मूल्य हैं या हम जिन संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, हमेशा हमने शिक्षा के उद्देश्यों में भी पढ़ा है। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी था कि शिक्षा का एक उद्देश्य है कि वो हमें संवैधानिक मूल्य सिखाए। लेकिन ये संवैधानिक मूल्य क्या है? ठीक है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारी संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसके अंदर जो भी शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे संविधान को रिप्रेजेंट करते हैं या हमारे पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे देश की ये फिलॉसफी है एक तरह से। वो सभी शब्द ही संविधान के मूल्य हैं। एक बार इसको पढ़ते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप कुछ शब्द देखेंगे इसमें, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, अखंडता, बंधुता। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये हमारे संवैधानिक मूल्य हैं और हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे संविधान को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से कुछ मूल्यों को आज हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मूल्य जो हम समझते हैं वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी ओरिजिनली जब ये संविधान बना था तब धर्मनिरपेक्ष शब्द उसमें नहीं था, 1976 में इसको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। वैसे धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करना और किसी एक पर्टिकुलर धर्म का ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ज्यादा हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या ज्यादा उसको अधिकार दे रहे हैं या ज्यादा सुरक्षा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत भारत में सभी धर्मों को राज्यों से राज्य मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार से है, समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। यानी सभी धर्म एक समान है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। अब साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी हम मूल्य पढ़ रहे हैं उसको संविधान में किस तरह से देखा गया है। तो धर्मनिरपेक्षता का मूल्य, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है अंत्यकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी किसी भी धर्म को मानने की, उसके व्यवहार की, उसका प्रचार करने की हमें स्वतंत्रता है। हम मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी भी तरह का धार्मिक कार्य हमें करना हो तो उसके प्रबंध के लिए हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, जो टैक्स वगैरह में छूट होती है ना, किसी भी धर्म को अगर जैसे मान लीजिए विकास करना है, कोई जमीन खरीदी, उसको इमारत बनानी है अपने लिए, तो उन सब में उसको करों में छूट दी जाए, इस तरह का प्रावधान है। और अनुच्छेद 28 जो है
ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के बारे में। क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी राज्य द्वारा फंडिंग दी जाती है, जिन भी शैक्षिक संस्थाओं को राज्य मतलब सरकारों द्वारा जो फंडिंग दी जाती है, उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना नहीं करवाई जाएगी। याद रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 28 शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा संस्थानों में धर्म के संदर्भ में कहता है कि अगर कोई भी जो राज्य है वो किसी भी शैक्षिक संस्था को फंडिंग दे रहा है, तो उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना नहीं करवाई जाएगी। ठीक, अनुच्छेद 28। उसके बाद दूसरा मूल्य हमारा आता है न्याय का। प्रस्तावना जनता को न्याय का विश्वास दिलाती है, जो लोकतंत्र की आधारशिला है ना? लोकतंत्र है हमारे यहाँ। लोकतंत्र की आधारशिला होती है न्याय। जनता को विश्वास रहना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमें न्याय मिलेगा। ठीक है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना हमारे संविधान का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य है समाज में असमानताओं को दूर किया जाए और सामाजिक समानता स्थापित की जाए। धर्म की असमानता, जाति की असमानता, आर्थिक असमानता, इन सभी समानताओं को दूर करके समानता स्थापित की जाए। पहला है सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक न्याय है कि आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाए। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, किसी के पास बिल्कुल साधन नहीं है, किसी के पास बहुत अच्छे साधन है। तो जो ये असमानता है, इसको हमें समाप्त करना है, ठीक है? और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से हमारा अभिप्राय है कि हर एक व्यक्ति को, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश करने का समान अवसर दिया जाए। और हमें दूसरी बात, समान मत डालने का, मतदान का अधिकार तो हमें है ही, लेकिन इसके साथ साथ राजनीति में आने के भी समान अवसर हमें दिए जाएं। ठीक है? रियलिटी क्या है ये सब आप जानते हैं, किस तरह से लोग राजनीति में आते हैं। मत का अधिकार तो है हमें, लेकिन राजनीति में किस तरह आते हैं, या आर्थिक जो असमानता है वो हमारे समाज में किस तरह से व्याप्त है, या सामाजिक समानता किस तरह से व्याप्त है। तो अगर इन पे प्रश्न आता है, तो आप थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस को सोचते हुए, मतलब अपना इनके बारे में जो भी आपके विचार हैं, उनको आप लिख के आइए। वर्तमान समय में स्थिति कैसी है, न्याय को लेकर क्या स्थिति है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या स्थिति है, हमारे संविधान में क्या है और वर्तमान में रियलिटी में क्या है, इसको थोड़ा-सा कंपेयर करते हुए आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद है समानता का मूल्य। समानता क्या है? कि संविधान में निहित संवैधानिक मूल्य देश के कानून के सम्मुख सबको बराबर मानता है। देश के कानून के सामने कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, कोई पैसे वाला हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, हर व्यक्ति समान है। इसके अनुसार इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को कानून से संरक्षण मिल सकता है। कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। समता के इस अधिकार को व्यक्ति तभी व्यवहार में ला सकता है जब वह पूर्ण शिक्षित हो। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर शिक्षा हम दें और शिक्षा में ये मूल्य रखा जाए समानता, तो हम भेदभाव कम करेंगे। हम जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समाज में धीरे धीरे ये जो भेदभाव है इसको हटाएंगे, इसको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसी के साथ कानून किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग और धर्म के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। अब ये जो समानता का अधिकार है, ये संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान है। कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, कानून सब पे समान ढंग से लागू होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति इसके साथ राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में, यानी जो भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, उन पे हर नागरिक का समान अधिकार होगा। केवल
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को छोड़ के, क्योंकि इनको आरक्षण प्राप्त है। आरक्षण क्यों दिया गया है? आरक्षण इसलिए दिया गया है कि जो पिछड़ा तबका है वो एक समान आ जाए। वो हमने समाज में समता स्थापित करने की कोशिश की है। दो शब्द हैं, समानता और समता। समानता है जब हम सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन समता है जो कमजोर वर्ग है पहले हम उनको बराबर लाने की कोशिश करते हैं और फिर समाज में हम समानता स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो आरक्षण मिला हुआ है ये समता पर आधारित है, यानी जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण दिया गया ताकि वो बराबर आ जाए। तो ये है समता। ठीक है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनटचेबिलिटी ये एक कानूनन अपराध है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय किसी भी अन्य उपाधि कोई भी अन्य उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये एक समानता लाने का तरीका कि किसी को आपने बहुत ज्यादा बना दिया अच्छा, किसी को बहुत उपाधियां दे दी तो वो बहुत सुपीरियर बन गया। तो ये समानता स्थापित करने के लिए उपाधियों का अंत किया गया। उपाधि बेसिकली कोई भी सम्मान होना, हाईएस्ट सम्मान देना। उसके बाद हमारा अगला मूल्य आता है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था को स्थापित करती है जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। भारतीय संविधान में सब नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक नागरिक को भाषण देने या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है हमारे देश में। अब देखिए कौन कौन सी स्वतंत्रता है। भाषण देने या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठे होकर किसी भी समस्या पर विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। संपूर्ण भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। तो इतनी सारी स्वतंत्रता हमें दी गई है। इन स्वतंत्रताओं का वर्णन मौलिक अधिकारों में किया गया है। इनकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया है। ये भी सुनिश्चित सरकार करती है कि इन स्वतंत्रता का हनन ना हो। संसद का कानून या राष्ट्रपति का आदेश या अध्यादेश भी इनका उल्लंघन नहीं कर सकते। ये स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, इन्हें लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। निसंदेह 24वें संशोधन से संसद को अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार मिल गया है। अधिकार, मौलिक अधिकार वो होते हैं जो सरकार भी हमसे नहीं ले सकती, लेकिन 24वें संशोधन में मौलिक अधिकारों में भी इन्वॉल्वमेंट सरकार कर सकती है। लेकिन अभी तक स्वतंत्रताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो अगर हम संविधान में देखें तो अनुच्छेद 19 हमें वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। यानी कि अगर कोई हम क्राइम करते हैं या किसी भी क्राइम जो हमने नहीं भी किया उसके लिए भी हम पकड़े जाते हैं, तो हमें ये अधिकार है कि हम अपनी दोष सिद्धि के संबंध में कोई वकील हमें मिले, है ना, सरकारी वकील होते हैं, वो हमें मिले और हम अपनी बेल करवा सकें। तो जब तक हमारे ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होगा हम दोषी नहीं होंगे। तो इस तरह की स्वतंत्रता भी हमें दी गई है। और उसके बाद अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी बेसिकली ये है हमारे जीवन जीने का अधिकार, प्राण से संबंधित अधिकार। हमें एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, ये हमारा एक अधिकार दिया गया है। उसके बाद जो अंतिम हमें संवैधानिक मूल्य पढ़ना है वो है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। तो हर किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, उसकी स्वतंत्रता, उसको समानता देना और उसको सम्मान देना, यही है मानवाधिकार। इनमें से किसी भी एक का हनन होता है तो वो मानवाधिकारों का हनन होता है। 10 दिसंबर 1948 का ऐतिहासिक दिन था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी किया। एक घोषणा पत्र है जिसमें 50-55 से भी ज्यादा विषय हैं जो कि मानवाधिकार बताए गए हैं कि हर एक मनुष्य के
ये मानवाधिकार हैं और इनका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। और जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य थे उन सभी ने इस घोषणा पत्र पे, उन सभी देशों ने इस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए थे, तो वो इस घोषणा पत्र को अपने देश में अप्लाई करते हैं। अब ये कुछ कुछ है, उस घोषणा पत्र में से कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं तो अंदाजा हो जाए आप लोगों को कि किस तरह के मानवाधिकार हमें दिए गए हैं। जैसे सभी लोग गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतंत्र और बराबर हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और सुरक्षा का अधिकार है। सभी को गुलामी और दासता से आजादी का अधिकार है। यातना, प्रताड़ना और क्रूरता से आजादी का अधिकार है। मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी, हिरासत में रखने या निर्वासन से आजादी। जब तक अदालत जो दोषी करार नहीं देती तब तक निर्दोष रहने का अधिकार। विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार। सरकार बनाने, चुनने और सरकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति तथा सुरक्षा का अधिकार। मूलभूत सुविधाओं व सामाजिक सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार का जीने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता। सांस्कृतिक सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार को जीने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति की समुदाय के प्रति जवाबदेही है, जो कि लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सब मानवाधिकार हमें सार्वभौम घोषणा पत्र में दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमने संवैधानिक मूल्य पढ़े हैं, इनकी शिक्षा के लिए क्या प्रासंगिकता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि शिक्षा के द्वारा ही हम ये लोकतांत्रिक मूल्यों को धारित करना सीखते हैं। जो भी ये संवैधानिक मूल्य हैं, इनको धारण करना सीखते हैं शिक्षा के द्वारा। स्कूलों में हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो हमें ये चीजें सिखाता है। हमारी पाठ्यचर्या में आप देखिए संविधान है और मूल्य है, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। तो शिक्षा इस तरह से इसमें भूमिका निभाती है। सामाजिक मूल्य और कौशलों का विकास। शिक्षा हमारे लिए सामाजिक मूल्य, हमारे अंदर सामाजिक मूल्य और कौशलों का विकास करती है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करती है। व्यावसायिक कौशलों का विकास करती है। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करती है। अगर हम ये संवैधानिक मूल्य, ये सारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, ये सीखते हैं, तो इससे हमारे ये सब सामाजिक विकास, कौशल विकास, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, ये सब तो होता ही है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। यानी जो हमारी राष्ट्रीय भावना है, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा मानव संसाधनों का विकास होता है, क्योंकि हम एक अच्छा मानव बनाते हैं बेसिकली। अगर कोई भी व्यक्ति इन सारे मूल्यों को फॉलो कर रहा है तो आप देखिए कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो इस एक अच्छा इंसान अपने देश के काम आएगा, वो देश की आर्थिक वृद्धि में काम आएगा, वो तरक्की में काम आएगा। तो ये मानव संसाधनों के विकास में मदद करेगा। और उसके बाद परंपरागत मूल्यों को उत्पन्न करना और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, ये भी शिक्षा का ही काम है। कि जो भी परंपरागत मूल्य हैं उसको बनाए रखने में मदद करती है और साथ में जो भी आधुनिक मूल्य हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाता है ना। आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देना शिक्षा का काम है। शिक्षा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पुराने ढर्रे पे चली आ रही है, नहीं, उसको आधुनिक मूल्यों को भी बढ़ावा देना है। देखा गया है। तो इस ये सारे को हम अपने जवाब को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने शिक्षा का अधिनियम भी पढ़ लिया। अब आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।